2011 से लेकर 2023 तक अब तक 17.5 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़कर जा चुके हैं। इस साल करीब 4300 करोड़पति भारत छोड़ देंगे। ये बात तुम तो ठहरे परदेसी। इनमें अगर करोड़पतियों की बात करें तो इस साल भी लगभग 7,500 लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। तो किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? पर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग अच्छा खासा पैसा तो यहाँ से कमाते हैं, मगर एक टाइम के बाद ये भारत की नागरिकता छोड़कर जाने पे विवश हो जाते हैं। और यह आंकड़ा हमारी बीजेपी की सरकार में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर कांग्रेस राज की बात करें तो लगभग पहले भारत छोड़कर जाने की औसतन एवरेज 7% थी, जो कि बीजेपी सरकार आने के बाद 29% हो गई है। यहाँ मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे पास आंकड़े अभी अवेलेबल हैं। अगर एक पब्लिक रिपोर्ट की माने तो लगभग 2011 से लेकर 2023 तक 17.5 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। यहाँ ये भी हमें देखना होगा कि इसमें से 90% लोग वो लोग हैं जो या तो नौकरी के कारण नागरिकता छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता अलाउड नहीं करता। इस केस में उनको यह नागरिकता छोड़नी पड़ती है। मगर इसमें से 10% लोग ऐसे वर्ग से भी आते हैं जो कि करोड़पति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी इंडिया छोड़कर हर साल जा रहे हैं। हैमिल्टन की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7,500 लोग इस साल भी इंडिया छोड़कर जाने वाले हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है और वो क्यों इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, तो देखिए इसमें एक मुख्य कारण जो सामने निकल कर आ रहा है कि हमारे देश में रेगुलेटरी बहुत ही ज्यादा अनिश्चित है। समय समय पर इसमें चेंजेस आते हैं और टैक्स का बर्डन बढ़ता जाता है। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर आप ट्रेडिंग से भी पैसा कमाते हैं, जो लोग अपना ट्रेडिंग करके एफएनओ में ट्रेडिंग करके पैसा कमाते तो उनके लिए भी एक बुरी खबर है। तो ये लोग भी जो पैसा कमा रहे थे, अब इनके ऊपर भी गांज गिरने वाली है। कहते हैं एफएनओ सट्टेबाजी है, ठीक है मान लिया, तुम बंद करो ना चाचा, तुम रखे काहे हो? सबसे पहले जो गेमिंग सेक्टर में पैसा कमाते थे उनके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाकर उनकी इनकम पे अच्छा खासा बर्डन डाल दिया। ऑनलाइन रमी के अंदर से अगर 1,000 रुपए विड्रॉ करने जा रहा हूँ तो क्या उसमें 30% टैक्स कट जाएगा, यानी कि मुझे सिर्फ 700 रुपए मिलेंगे। पहले ही ऑनलाइन गेमिंग के अंदर बड़ी मुश्किल से तो ट्रेडिंग की जाती है, ऑलरेडी बहुत से प्लेयर पहले ही लॉस में है। अगर उसमें से गवर्नमेंट का 30% का टैक्स भी देना पड़ा तो सारे ही लॉस में चले जाएंगे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। समझ रहे हो ना? उसके बाद क्रिप्टो पे भी जो लोग अपनी अर्निंग अच्छी खासी कर रहे थे उस पे भी सरकार ने अपनी नजर बना ली और उस पर भी 30% टीडीएस लगा दिया। यहाँ तक कि अब जो एफएनओ में जहां लोग टेक्निकल एनालिसिस कर अपना पूरा मैथमेटिक्स लगाकर पैसों की अर्निंग करती थी, अब गवर्नमेंट उसको भी एक जुए की तरह कंसीडर कर रही है। मैं यहाँ सही बता रहा हूँ? इसके साथ कभी टैक्स लगा देंगे 30%, कभी ये कर देंगे, कभी एक्सपायरी घटा देंगे, कभी बड़ा इतना लफड़ेबाजी चल। गवर्नमेंट उसे एक जुआ ही मानेगी और उस पर भी 30% टीडीएस लगाने वाली है। तो ऐसे में लोगों के पास ऑप्शंस क्या बचता है इंडिया की नागरिकता ना छोड़े थे और कहां जाए। इंडिया में 2 महिलाएं हैं जो कि बहुत अच्छे खासे रेपुटेशन पर हैं, पर इन दोनों ही महिलाओं ने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रेशराइज कर दिया है। जहां आप लोग इतनी मेहनत करके एफएनओ में ट्रेडिंग करके आप कैलकुलेशन करके प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसमें अब गवर्नमेंट सीधा 30% टीडीएस लगाने का काम करने वाली है। ऐसे में यह काम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कर सकती हैं। उसमें एफएनओ से होने वाली इनकम शायद 30% टीडीएस के दायरे में आ जाए। ऐसे में उन लोगों को सीधा मार लगने वाली है जो कि कभी कभार गलती से एफएनओ में कुछ प्रॉफिट कर लेते हैं तो उसका 30% सीधा उनका टीडीएस कट जाएगा। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटकेगी बात। ऐसे में अगर उनको कोई लॉस होता है तो उनको उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट का कहना है कि भैया हम आपके साथ प्रॉफिट में तो साझेदार हैं, मगर लॉस सिर्फ आपका होगा। तो ऐसे में सरकार इन लोगों के लिए कोई रियायत नहीं रखती। पहले लॉस को भी रिकवर करने के लिए उन्हें ट्रांसफर किया जाता था, वो अपने लॉसेस को आने वाले ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, मगर इस केस में वो अपने लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसे में तो वो भारत की नागरिकता ना छोड़े तो क्या करें।
इन्होंने भी पहले तो आपको एक अच्छी खासी आदत लगा दी। इन्होंने पहले अपने लॉट साइज को कम किया। सेबी ने जो लॉट बैंक निफ्टी में 50 के थे उसको 25 किया, फिर 15 किया। निफ्टी भी जो पहले जहां 50 के लॉट में आती थी वो 25 किया। तो इन लोगों ने पहले आपको अच्छी खासी उसकी आदत लगा दी और अब 6 महीने बाद देखने को मिल रहा है कि सेबी को सुझाव दिए गए हैं कि वो लॉट साइज बढ़ा दें और मार्जिन भी बढ़ा दे। तो इससे क्या होगा, जो लोग ट्रेडिंग में 5 या 10 हजार रुपए लेकर आते थे और ट्रेडिंग सीखना चाहते थे, जो मान के चल रहे थे कि हम मार्केट को एज ए बिगिनर लर्निंग के तौर पर हम इतनी फीस देने को तैयार हैं और एक छोटे कैपिटल से वो सीखने की तैयारी करते थे, अब यहां उन लोगों को भी दिक्कत आने वाली है क्योंकि लॉट साइज और मार्जिन बढ़ने से अब यह कम से कम आपको 50,000 लॉस करने होंगे या 50,000 से ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो यहां पर सीधे सीधे जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको भी काफी नुकसान होगा क्योंकि जो काम वो 5 से 10,000 कैपिटल लगा के सीखने में कर सकते थे, अब उनको इसके लिए भी 50,000 कम से कम रखने होंगे। तो ये पहले तो सेबी ने माना कि नहीं, नया रिटेलर को आना चाहिए, उन लोगों ने लॉट साइज कम कर दी। अब जब रिटेलर भर भर के आ रहे हैं तो अब सेबी ने यहाँ फिर से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में पब्लिक परेशान है। इन दोनों औरतों की वजह से एक टैक्स का बर्डन झेलना पड़ रहा है। अब सरकार सोचती है कि टैक्स लगाने से हर चीज का समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ये गलत सोचती है। सरकार को सीधे सीधे टैक्स से मतलब नहीं होना चाहिए। सरकार को उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो कि आपको टैक्स देते हैं। यहां पर सैलरीड पर्सन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता और एक बड़ा वर्ग, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, पर एक बड़ा वर्ग आज भी टैक्स के दायरे में नहीं आता, किसान को आज भी 75% हमारे इंडिया में किसान हैं जो कि इनकम टैक्स दायरे में नहीं आते, यानी कि उसमें से 25% लोग जो है टैक्स देते हैं वो सैलरीड पर्सन होते हैं और उनको सुविधा के नाम पर क्या मिलता है, ना यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज मिलती है, ना अच्छी एजुकेशन मिलती है। उसके लिए भी वो विदेश में जाते हैं और वहीं पर उनको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। इस तरह से आप सिर्फ टैक्स लगाकर हर साल टैक्स का बर्डन बढ़ा रहे हैं। जो एम्प्लॉइज हैं, जो सैलरीड पर्सन इंसान है, साल में कम से कम 4 से 5 महीना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं क्योंकि उन पर अच्छा खासा टैक्स लग जाता है। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, तो हर साल टैक्स का दायरा बढ़ा देना ये कोई एक अच्छा सुझाव नहीं है। अगर आप किसानों को भी इसके अंदर लाएंगे, हमारा सुझाव यही है कि अगर आप किसानों को भी इसके अंदर लाते हैं, क्योंकि वो भी हमारे देश में हिस्सेदारी रखते हैं देश को आगे चलाने के लिए। यहाँ पर जो हमारा सुझाव ये है कि जो किसान 10 लाख तक इनकम करता है उसे छूट दी जाए और जो 10 लाख से ऊपर की इनकम करता है उसे भी टैक्स के दायरे में लाया जाए। सारा का सारा वर्क सैलरीड पर्सन ही क्यों उठाए? क्या देश को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉइज की है? क्या किसान का इसमें कोई रोल नहीं होता? वो अन्न उगाते हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं और बिना किसान के भी ये देश चलाना असंभव है। तो आप उसके लिए भी एक एरिया रखिए ना। किसान की आड़ में बहुत सारे बिजनेसमैन भी अपनी इनकम किसान में शो कर सीधा बेनिफिट ले लेते हैं। बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो भी अपनी सैलरीड का, वो भी अपनी इनकम का 50 से 60% किसान फार्मिंग इनकम से वो जनरेट करके दिखाते हैं और जिसपे सीधा टैक्स बचा लेते हैं। क्या ऐसे लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए? क्या गवर्नमेंट यहां जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेती है? तो ऐसे लोगों को भी टैक्स के दायरे में लेकर आना चाहिए। एक किसान अगर साल की 10 लाख की इनकम करता है, आप उसे एग्जम्पशन दीजिए, 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं दीजिए। जैसे कि आप सैलरीड पर्सन के लिए 7 लाख का आपने प्रोविजन किया है, ऐसे ही किसान के लिए भी आप 10 लाख प्रोविजन कीजिए। 10 लाख से जो ऊपर किसान करता है, क्या वो गरीब हुआ? फिर नहीं। अगर 10 लाख से ऊपर उसकी सालाना इनकम है तो उसको आप टैक्स स्लैब में जरूर लेकर आए। यह हमारा सुझाव है। किसी एक के भरोसे आगे देश नहीं चलता और अब समय आ गया है कि आप पूरे इंडिया को टैक्स के दायरे में लाएं और टैक्स का जो रिड्यूस है उसे कम करें। उसे आपने जो स्लैब बनाया है 5 से 30% तक, उसे 5 से सिर्फ 15% तक रखें और पूरे इंडिया को उसके अंदर लेकर आएंगे तो आपको एक अच्छा खासा कलेक्शन भी मिलेगा और लोग बाग यहां रहेंगे भी और सुविधाएं आप अपनी बेहतर कीजिए। सरकारी कर्मचारी में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए, तो सभी लोग आप देखेंगे कि इंडिया में रहना पसंद करेंगे।